स्वागत है आप सभी का नेताजी की बातें में। आज हम लोग मिलने आए हैं प्रसपा कार्यालय में प्रसपा के पदाधिकारियों से। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी 2022 के लिए रणनीति और जो आगामी पंचायती चुनाव अभी भी जिनका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है उस पर जानते हैं प्रसपा पदाधिकारियों की राय क्या है प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता से। आइए चलते हैं सीधा उनसे मिलने और जानते हैं कि क्या करने वाली है प्रसपा 2022 के लिए। आइए अब जानते हैं मुख्य प्रवक्ता प्रसपा से कि 2022 के लिए प्रसपा की क्या रणनीति हो सकती है और क्या क्या चल रहा है बेस पे लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। आइए मिलाते हैं आपको दीपक जी से जो है मुख्य प्रवक्ता प्रसपा के। दीपक जी को नमस्कार। शुक्रिया। सर, ये हम ये जानना चाहते हैं कि 2022 जो आगामी चुनाव है उसके लिए प्रसपा की रणनीति क्या होने वाली है। बसपा की रणनीति स्पष्ट है। जो हमारे अध्यक्ष और प्रदेश ही नहीं देश के सबसे बड़े अग्रगण्य प्रगतिशील समाजवादी नेताओं में अपना विशेष स्थान रखने वाले श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने बार बार कहा है कि हम सभी गांधीवादी, सभी लोहियावादी, सभी चरण सिंह में आस्था रखने वाले लोगों को मिलाकर एक सेकुलर, सोशलिस्ट और वास्तविक रूप से जन पक्षधर गठबंधन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करेंगे। हमने पहले भी ध्वस्त किया है और हम ही आगे भी ध्वस्त कर सकते हैं। ये तो इतिहास उत्तर प्रदेश का इसका गवाह है। आप देखिए, बगैर श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी के और प्रसपा के एक महागठबंधन बना, तथाकथित एक और गठबंधन बना जिसमें दिल्ली की एक बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी थी। क्या भाजपा को हरा पाई? कैसी मसाल लेके चले तीरगी में, वो जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। तो आगामी जो चुनाव हैं 2022 के उसमें क्या सपा के साथ में गठबंधन होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी खबरें रही हैं, जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं कि कभी सीटों को लेके सामंजस्य नहीं बैठ पाया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो 2022 के लिए सपा के साथ में क्या होने वाला है और क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नजरिया श्रद्धेय रहेगा? शिवपाल सिंह जी के वक्तव्य की रोशनी में ये बात कहूंगा कि हमने चरागे दिल जला के रख दिया, जिसके जी में आए रोशनी ले जाए। जैसा कि कल के बयान में माननीय शिवपाल जी ने का कहना था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो हर एक परिवार से एक एक बेटा और एक एक बेटी को सरकारी नौकरी देंगे। और जो इस समय निजीकरण जिसका आपने अभी जिक्र किया वो चल रहा है, तो इसके लिए प्रसपा यदि सत्ता में आती है तो उसके लिए वो क्या करने वाली है। जिस तरह से सारे जितने भी निगम हैं, सरकारी निगम है, उनको बेचने का काम हो रहा है, उस पर प्रसपा की राय क्या है और यदि वो सत्ता में आती है तो उसके लिए वो क्या कदम उठाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपना मैनिफेस्टो बना लिया है, मैनिफेस्टो को पब्लिक भी कर दिया है और उसी मैनिफेस्टो के 22वें पेज का पैरा 3 है कि जब प्रसपा की सरकार बनेगी, प्रसपा के प्रभाव वाली सरकार बनेगी, जो वास्तविक रूप से जनता की सरकार होगी, समाजवाद की सरकार होगी, प्रगतिशील समाज को प्रतिध्वनित करने वाली सरकार होगी, उसमें हर घर से एक प्रतिभाशाली बच्चे और एक बच्ची को नौकरी दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अडानियों, अंबानियों, टाटाओं, बिड़लाओं की पार्टी नहीं है, उनके चंदे से चलने वाली पार्टी नहीं है। इसमें गरीब लोग आते हैं। जो सरकार थी मुलायम और शिवपाल की, उसने क्या निर्णय लिया था? अंग्रेजी की अनिवार्यताएं खत्म कर दी। इसलिए खत्म कर दी कि गरीब के बच्चे पीसीएस बन सकें, डिप्टी कलेक्टर बन सकें, कप्तान बन सकें। और यह सरकार क्या निर्णय ले रही है जो नाम लेती है दीनदयाल उपाध्याय की, हिंदी की, हिंदुत्व की? इसने आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दी है। आप बताइए, कौन है राष्ट्रवादी सरकार? वो जिसने हिंदी के पक्ष में अंग्रेजी को किनारे किया, या वो जो हिंदी का नाम लेते हुए अंग्रेजी को किनारे कर रही है? इतिहास अपनी कसौटी लिए खड़ा है। दरअसल आज राष्ट्र के हित की अगर कोई सोच रहा है तो वह प्रसपा सोच रही है और इसका परिणाम सामने है। तो शिवपाल सिंह जी वो नेता हैं जिन्होंने हल चलाया है, खेती की है। तो किसानों की समस्या का हल तो वही कर सकता है ना जिसने हल चलाया हो।
वो लोग जो अंबानी के दरबारों में बैठे रहे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि बैल भूसा खाता है या क्या करता है, हल होता कैसा है। तो जो उन्हें हल ही नहीं पता वो हल क्या लाएंगे। अभी आपने किसानों की बात की, तो जो इतने दिनों से चल रहा है किसान आंदोलन, उसमें अभी तक जो प्रसपा का क्या रोल रहा है, और आने वाले समय में, जैसा कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, संशोधन हो सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इसमें प्रसपा का क्या नजरिया है? हमारी पार्टी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसानों के साथ है। मैं स्वयं किसान आंदोलन जहां हो रहा है बॉर्डर पर गया था। वहां 3 काले कानूनों पर एक पुस्तक का विमोचन किया। चूंकि लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, तो उसी धरना स्थल पर उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। जामिया के कुछ बच्चों ने वो पुस्तक तैयार की थी। हमारी पार्टी के नेतागण उस आंदोलन में कदम ब कदम साथ हैं। अतवारा जी ने अभी किसानों के पक्ष में सभा की थी। हर जगह शारदा प्रताप शुक्ला जी किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ के नेता हैं, उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो हम लोग लड़ रहे हैं। और शिवपाल जी जहां भी जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरठ गए, 2 दिन पहले, कल वो पूर्वांचल जा रहे हैं, देवरिया में रैली है। तो ये किसान के समर्थन में ही तो है। बात किसान के समर्थन की नहीं है, बात है देश के समर्थन की। चंद पूंजीपतियों के इशारों पर चलने वाली इस सरकार के खिलाफ देश को बचाने का ये जंग है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत माता, जिसे आप हिंदुस्तान कह सकते हैं, कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, माफ कीजिए घट रही है, और वहीं भारत माता के, भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के अजीज तर दोस्त गौतम अडानी दुनिया में सबसे ज्यादा धन अर्जित करने वाले इस साल के व्यक्ति हुए हैं। 16.8 अरब डॉलर की वृद्धि उनकी संपत्ति में हो रही है। भाई, जब वो बढ़ रहे हैं, देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है, तो देश में गरीबी क्यों कम नहीं हो रही? देश का प्रति व्यक्ति आय क्यों घट रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1860 प्रति व्यक्ति आय जो था वह 1662 रुपए हो गया है। तो भाई मेरे, हे भारतीय गणराज्य के संप्रभुता के महानायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बताइए कि देश गरीब हो रहा है तो आपके मित्र अमीर क्यों हो रहे हैं? क्या वह देश से परे के हैं? यह सरकार चंद उद्योगपतियों के पैसे से बनी सरकार है, चंद उद्योगपतियों के पैसे को बढ़ाने वाली सरकार है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं। और बेशर्म तो ये इतने हैं कि शर्म हया आए तो शर्मा जाए, वरना किसान बेचारे सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। इतनी बेशर्म सरकार ब्रिटानिया हुकूमत भी नहीं थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं लॉर्ड मेयो भारतीय परिधान में भारत की गद्दी पर तो नहीं बैठ गए। लगता है, हो सकता हो मैं गलत हूं, लेकिन आंकड़े और तथ्य कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूं। काश मैं गलत होता। चलिए, वीवी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।